Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to second part of our project scheduling lecture. Last time हमने ये जो एक एग्जांपल आप देख रहे हैं जिसमें ये 8 एक्टिविटीज आपके सामने दिखाई गई हैं A, B, C, D, E, F और G, H तक। हर एक्टिविटी के सामने उसकी ड्यूरेशन है और उसका प्रेसिडेंट मौजूद है। इसको हमने एनालाइज करना है और इसकी एक्टिविटी ऑन एरो डायग्राम बनानी है यूजिंग PERT। तो एक बार मैं आपको फिर रिवाइज करवा देता हूं आपकी आसानी के लिए। हमारे पास पहली एक्टिविटी ए है जिसका नाम है हार्डवेयर सिलेक्शन और ये 6 हफ्ते लेती है। इसको नोड नंबर 1 से जो हमारा स्टार्टिंग नोड है यहाँ से शुरू करेंगे और नोड नंबर 2 तक ले जाएंगे और इस पर एक्टिविटी ए को हम एरो पर दिखा देंगे। फिर एक्टिविटी बी है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ये 4 हफ्ते लेती है, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ये भी हम नोड नंबर 1 से ही इनिशिएट करेंगे और नोड नंबर 3 तक ले जाएंगे। फिर इस पूरी टेबल में आपको एक ही एक्टिविटी और नज़र आ रही है जो कि एफ है, जो 10 हफ्ते लेती है, इसका भी कोई प्रेसिडेंट नहीं है, यानी इससे पहले कोई और एक्टिविटी शुरू नहीं होती, लिहाजा इसको भी हम नोड नंबर 1 से शुरू करके नोड नंबर 5 तक ले जाएंगे। ये नोड नंबर 5 तक हम क्यों ले गए हैं, ये अभी आने वाले जो टेबल्स में आने वाले एक्टिविटीज़ हैं उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब हमने पहली 3 एक्टिविटीज़ ए, बी और एफ जिनसे पहले कोई और एक्टिविटी शुरू नहीं होती वो नोड नंबर 1 से स्टार्ट कर ली। अब आगे देखते हैं एक्टिविटी सी जो है वो 3 हफ्ते लेती है, लेकिन उससे पहले एक्टिविटी ए जो है वो मुकम्मल होनी चाहिए। तो हम फिर नोड नंबर 2 से आगे सी को शुरू कर लेंगे, उससे पीछे हम ए को दिखा देंगे। इसी तरह एक्टिविटी डी में जो 4 हफ्ते लेती है, इससे पहले एक्टिविटी बी का मुकम्मल होना ज़रूरी है, और ई जो 3 हफ्ते लेती है इससे पहले भी एक्टिविटी बी का मुकम्मल होना ज़रूरी है। लिहाजा हम नोड नंबर 3 पर 2 एक्टिविटीज़ आगे निकालेंगे नोड नंबर 3 से, क्योंकि इससे पहले एक्टिविटी बी मुकम्मल हो चुकी होगी। इससे आगे हम 2 एरोज और ले जाएंगे जिस पर एक्टिविटी डी और ई को दिखा दिया जाएगा। फिर इसी तरह से एक्टिविटी जी जो है इसके मुकम्मल होने से पहले एक्टिविटी ई और एफ का मुकम्मल हो जाना ज़रूरी है। लिहाजा ई जो है ये नोड नंबर 5 पे फिनिश हो रही है और एफ भी नोड नंबर 5 पे फिनिश हो रही है, तो इससे आगे हम एक्टिविटी जी को रख लेंगे। इसी तरह एक्टिविटी एच से पहले सी और डी का मुकम्मल हो जाना ज़रूरी है, लिहाजा हम सी और डी के बाद एक नोड देते हैं जिसको नोड नंबर 4 कहा जा रहा है इस तस्वीर में। तो उसके बाद हम एक्टिविटी एच शुरू कर लेंगे और उसके बाद आप देख रहे हैं टेबल में कोई और एक्टिविटी नहीं है, लिहाजा एच और जी के बाद हम अपना एंडिंग नोड दे देंगे। यहाँ पर हमारा एंडिंग नोड नंबर 6 आ जाएगा। तो ये तो एक इब्तदाई हमारा एक्टिविटी नेटवर्क आपने देख लिया, इसमें एक्टिविटीज़ को एरोज पर दिखाया गया है और स्टार्टिंग और एंडिंग नोड हमारे नोड नंबर 1 और 6 हैं। अब इस पर हमने अपनी अर्लीस्ट डेट और फिनिश डेट और ये सारी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करनी है, ये हमारे पास ड्यूरेशन का टेबल है और इसी से हमने आगे चलना है। तो आगे बढ़ते हैं। इसको जो है एनालिसिस करते हुए हमने फॉरवर्ड पास किया। जो बातें मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पे बताई वो क्या है। रूल इसका ये है, अर्लीस्ट डेट किसी इवेंट की वो क्या होती है, ये अर्लीस्ट फिनिश डेट होती है फॉर ऑल एक्टिविटीज एंडिंग एट दैट इवेंट। यानी किसी भी गोल दायरे या नोड जो आपके पिछली स्क्रीन पे यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, इसकी जो अर्लीस्ट डेट किसी भी नोड की होगी वो उससे पीछे ख़त्म होने वाली तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी अर्लीस्ट फिनिश डेट से मेजर की जाएगी। तो अर्लीस्ट डेट फॉर एन इवेंट इज़ द अर्लीस्ट फिनिश डेट फॉर ऑल एक्टिविटीज़ एंडिंग एट दैट इवेंट। तो उस इवेंट से पहले जितनी एक्टिविटीज़ एंड हो रही हैं उनकी जो अर्लीस्ट फिनिश डेट होगी वही उस इवेंट की अर्लीस्ट डेट मानी जाएगी।
जहां आपको किसी नोड से पहले कॉमन एंडिंग एक्टिविटीज मिलें तो उनमें से जो ताज़ा तरीन यानी लेटेस्ट फिनिश डेट्स होंगी वो ली जाएंगी। तो इस रूल को मद्देनजर रखते हुए हमने जो ए, बी और एफ हमारी एक्टिविटीज हैं जिनसे पहले कोई एक्टिविटी शुरू नहीं हो रही, उनकी स्टार्ट डेट को 0 रख लिया। अब ए का ड्यूरेशन 6 वीक्स है, जो कि पीछे आपको प्रोजेक्ट स्केड्यूल स्पेसिफिकेशन टेबल में दिखाया गया है। और जबकि ए एक्टिविटी 6 हफ्ते मुकम्मल जब कर लेगी तो हमारा नोड नंबर 1 चूंकि हमारा स्टार्टिंग नोड है, उसकी स्टार्ट डेट 0 है। तो जब हम नोड नंबर 2 पे पहुंचेंगे तो हमें ए एक्टिविटी को मुकम्मल किए हुए 6 हफ्ते हो चुके होंगे, लिहाजा उसकी अर्लीस्ट डेट हम रखेंगे 6 वीक्स। नोड नंबर 2 की अर्लीस्ट डेट होगी 6 वीक। उसके बाद जो हमारी बी एक्टिविटी है उसकी ड्यूरेशन 4 वीक है, लिहाजा नोड नंबर 3 जो होगा हमारा, उसकी जो अर्लीस्ट डेट होगी वो 4 वीक्स होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह हम जो हफ्ते होंगे वो एक्टिविटीज़ में ऐड करते जाएंगे और हर नोड की जो अर्लीस्ट डेट होगी वो हम कैलकुलेट करते जाएंगे। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। एक्टिविटी ए जो है ये 6 हफ्ते ले रही है। नोड नंबर 2 के आगे हमने अर्लीस्ट डेट में, ये जहाँ माउस आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है, ये देखें, ये 6 हमने लिख दिया। इसी तरह बी जो है ये 4 हफ्ते ले रही है, तो नोड नंबर 3 के आगे यहाँ पर अर्लीस्ट डेट में हमने 4 हफ्ते लिख दिया। इसी तरह हमारी एक्टिविटी सी जो है ये 3 हफ्ते ले रही है, तो 3 और 6 पिछले नोड के और 3 इसके, 6 जमा 3 9 करके हमने नोड नंबर 4 की अर्लीस्ट डेट 9 लिख ली। अब यहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि एक्टिविटी बी 4 हफ्ते लेती है और एक्टिविटी डी भी 4 हफ्ते लेती है, तो 4 जमा 4 यहाँ पे 8 होना चाहिए, लेकिन 9 क्यों लिखा जा रहा है? जो मैंने आपको पहले बताया, कॉमन एंडिंग एक्टिविटीज में से जो आखिर में खत्म होगी, यानी 6 हफ्तों के बाद 3 हफ्ते और लगे तो टोटल जो 9 हफ्ते लगेंगे वो हमारी अर्लीस्ट डेट होगी, यानी जो सबसे आखिर में इवेंट खत्म होगा, एक्टिविटी खत्म होगी, उसके हम यहाँ पे कैलकुलेशन में उसको कंसिडर करेंगे। लिहाजा यहाँ पे आपको 8 की बजाय 6 जमा 3 9 नजर आ रहा है। इसी तरह से नोड नंबर 5 पे आप देखें कौन से वीक्स की डेट आनी चाहिए। इसमें बी लेती है 4 हफ्ते, ई लेती है 3 हफ्ते, तो 4 जमा 3 7 हफ्ते आनी चाहिए। लेकिन एक्टिविटी अब एफ जो कि 10 हफ्ते लेती है तो वो सबसे बाद में फिनिश होगी, लिहाजा नोड नंबर 5 की हमारी जो अर्लीस्ट स्टार्ट डेट है वो होगी 10 वीक्स। इसी तरह से नोड नंबर 6 की हम अर्लीस्ट स्टार्ट डेट देखते हैं, तो ये जो है ये 3 रास्तों से हम, या 4 रास्तों से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहला रास्ता है ए से सी और सी से एच, 6 जमा 3 9, 9 जमा 2 11। उसके बाद बी से डी और डी से एच, 4 जमा 4 8 और जमा 2 10। फिर बी से ई और ई से जी, 4 जमा 3 7 जमा 3 10। उसके बाद है एफ और एफ से जी, 10 जमा 3 13। इसमें से आपने देखा कि जो ए से सी और एच है वो 11 हफ्ते बनती है, बी से डी और एच ये 10 हफ्ते, बी से ई और जी ये भी 10 हफ्ते, जबकि एफ से जी ये 13 हफ्ते बनती है। तो ये सबसे बड़ी डेट है, इसी को हम जो हमारा नोड नंबर 6 है उसकी अर्ली स्टार्ट डेट फॉरवर्ड पास में लिखेंगे। अब फॉरवर्ड पास हमारा हो चुका, आगे बढ़ते हैं। अब हम बैकवर्ड पास करेंगे। इसका क्या रूल है? इसका रूल ये है कि किसी भी जो इवेंट होगा, किसी भी नोड जो हो हमारा होगा, उसकी लेटेस्ट डेट जो होगी वो हम उससे जो उस इवेंट पर आकर जितनी भी एक्टिविटीज कमेंस हो रही हैं, शुरू हो रही हैं, उनकी लेटेस्ट स्टार्ट डेट लेंगे। दोबारा सुन लें, किसी भी नोड पर जो भी एक्टिविटीज अभी कमेंस हो रही हैं, जो शुरू हो रही हैं, उनकी जो लेटेस्ट स्टार्ट डेट होगी वो उस इवेंट की लेटेस्ट डेट मानी जाएगी। जहां पर कॉमन कमेंसमेंट है वहां पर जो सबसे पहले शुरू होती है वो एक्टिविटी, उसकी डेट ली जाएगी, जबकि फॉरवर्ड पास में जो सबसे आखिर पे खत्म होती थी उसको लेते थे, बैकवर्ड पास में जो सबसे पहले शुरू होगी उसको लेंगे। तो लेटेस्ट फिनिश डेट जो है वो एच और जी के लिए उनकी अर्लीस्ट फिनिश डेट 13 है। इसी तरह से
जो हमारा h है उसकी ड्यूरेशन 2 वीक्स है, लिहाजा लेटेस्ट डेट जो है वो 4 जो है इवेंट 4, उसके लिए हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे लेटेस्ट डेट फॉर इवेंट 6 माइनस ड्यूरेशन ऑफ h, यानी 13 माइनस 2 11। इसी तरह से लेटेस्ट डेट ऑफ इवेंट 5 जो है वो लेटेस्ट डेट फॉर 6 माइनस ड्यूरेशन ऑफ g 13 माइनस 3 10 कैलकुलेट होगी। लेटेस्ट डेट फॉर इवेंट 3 जो है वो लेटेस्ट डेट ऑफ इवेंट जो है वो 11 माइनस 4 और 10 माइनस 3 है, तो दोनों वैल्यू 7 आती हैं, लिहाजा दोनों में से कोई भी ली जा सकती है। इसी तरह हम सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे और पीछे को आते चले जाएंगे अपने स्टार्टिंग नोड पर, तो हमारे पास ये तस्वीर आ जाएगी। तो दोबारा मैं आपको यहाँ से शुरू करवाता हूँ। यहाँ आप माउस को नोड नंबर 6 पर घूमता हुआ देख रहे हैं। नोड नंबर 6 में हमारी जो अर्लीस्ट डेट है वही इसकी लेटेस्ट डेट है, 13 और 13 हमने बराबर ले ली। अब हमने नोड नंबर 5 पे आना है। नोड नंबर 5 पे इसकी लेटेस्ट डेट है 13 और जी एक्टिविटी है 3 हफ्ते की, 13 माइनस 3 10 ले ली, यहाँ पे 10 लिख दिया। उसके बाद एच एक्टिविटी 2 हफ्ते की है, 13 माइनस 2 इसकी जो है लेटेस्ट डेट है नोड नंबर 4 की, वो 11 हो गई। इसके बाद नोड नंबर 2 पे आइए, तो ये इसकी 11 है लेटेस्ट डेट, इसमें से 3 हफ्ते सी के निकालिए, 11 माइनस 3 8 आ गई। इसी तरह नोड नंबर 3 की 2 तरीकों से बनती है, 11 माइनस 4 और 10 माइनस 3 दोनों 7 बनते हैं, लिहाजा दोनों में से कोई फिगर भी यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं। उसके बाद नोड नंबर 1 जो होगा, चूंकि ये हमारा स्टार्टिंग नोड है, तो 10 माइनस 10 इसका ऑटोमेटिकली 0 आएगा। तो आप एक चीज नोट करें कि स्टार्टिंग और एंडिंग नोड्स जो हैं उनकी अर्लीस्ट और लेटेस्ट डेट जो है वो एक जैसी है। स्टार्टिंग नोड की दोनों 0 और एंडिंग नोड की जो भी आखिरी हमारी डिजिट होगी, जो भी फिगर होगी, वो दोनों तरफ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमने स्लैक या फ्लोट को कैलकुलेट करना है। व्हाट इज अ स्लैक? इट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट एंड द लेटेस्ट स्टार्ट एंड फिनिश डेट्स ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट के अर्लीस्ट और लेटेस्ट डेट्स को माइनस करने से जो जवाब आता है वो हमारा स्लैक है। यानी किसी भी इवेंट पर हमें कितना इंतजार करना पड़ सकता है, कितनी देर हो सकती है, यानी ये स्लैक है। ये हमारा वो फ्लोट है जो हमारी इस डायग्राम में हमने कैलकुलेट करना है। दूसरे लफ्जों में आप ये समझिए कि हम किसी भी नोड पर कितनी देर रुकेंगे, वो हमारा स्लैक है, वो हमारी देरी है जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अर्लीस्ट डेट में से लेटेस्ट डेट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा स्लैक। तो देखिए, हमने जो हमारा नोड नंबर 6 है उसको शुरू करते हैं। 13 में से 13 को माइनस किया, जवाब 0 आया। नोड नंबर 5 में 10 में से 10 को माइनस किया, जवाब 0 आया। जबकि नोड नंबर 4 पे हमने 11 में से 9 को माइनस किया, जवाब 2 आया। जबकि इसी तरह से नोड नंबर 3 पे हमने 7 में से 4 को माइनस किया, जवाब 3 आया। नोड नंबर 2 पे 8 में से 6 को माइनस किया, जवाब 2 आया। और नोड नंबर 1 चूंकि स्टार्टिंग नोड है, 0 में से 0 माइनस होगा, जवाब 0 आ जाएगा। एक बार फिर नोट करें, स्टार्टिंग और एंडिंग नोड जो होते हैं इनकी कोई स्लैक नहीं होती, यहाँ पे आपको कोई इंतजार नहीं करना पड़ता। जबकि यहाँ पर हम नोड नंबर 2 को देखते हैं, यहाँ पर हमें कितना स्लैक मिल रहा है, 2 वीक्स का। यानी हमें जो एक्टिविटी सी है इसको शुरू करने से पहले 2 हफ्ते रुकना पड़ेगा, यानी हमें 2 हफ्ते का स्लैक मिलेगा। यहाँ पे 2 हफ्ते हमें देर हो जाएगी। इसी तरह से एक्टिविटी डी और ई को शुरू करने से पहले हमें कम से कम 3 हफ्ते जो है वो देर हो जाएगी, स्लैक हो जाएगा। इसी तरह से एक्टिविटी एच को शुरू करने से पहले 2 हफ्ते हमें स्लैक जो है वो करना पड़ेगा, 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। जबकि एक ही खुशकिस्मत एक्टिविटी हमारे इस जो है नेटवर्क में मौजूद है, जो कि जो इवेंट नंबर 5 है, जिससे पहले एक्टिविटी एफ मुकम्मल होती है और उसके बाद जी शुरू होती है, और इससे पहले एक्टिविटी ई भी मुकम्मल होती है। यहाँ पर हमें अगली एक्टिविटी को शुरू करने से पहले कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये है स्लैक की मीनिंग और स्लैक का मतलब। अब इससे हम क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट करते हैं। क्रिटिकल पाथ डियर स्टूडेंट्स सबसे लंबा रास्ता होता है जिस पे जाके हमारा प्रोजेक्ट टर्मिनेट होता है। तो किसी भी पर्ट चार्ट में, जो कि एक एक्टिविटी नेटवर्क होता है, हम बड़ी आसानी से क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे?
हम वो रास्ता चुनेंगे जिसमें से गुजरते हुए में हमें कोई भी इंतज़ार ना करना पड़े। यानी आपके पर्ट चार्ट में से, यानी एक्टिविटी नेटवर्क में से वो रास्ता जहाँ पर आपको कोई स्लैक ना मिले, जहाँ स्लैक ज़ीरो हो, आप उस रास्ते को चूज़ कीजिए, वही आपका क्रिटिकल पाथ होगा। और ये क्रिटिकल पाथ दूसरे लफ्ज़ों में आपके प्रोजेक्ट को ख़त्म होने के लिए जो सबसे लंबा अरसा है, ये वो लॉन्गेस्ट टाइम होगा आपका। तो इसमें आप इस पर्ट चार्ट की मिसाल में देखें, हमारे पास क्रिटिकल पाथ है नोड नंबर 1 से नोड नंबर 5 एंड नोड नंबर 5 से नोड नंबर 6, एक्टिविटी F से G और G से एंड तक। यानी इसमें हमें कोई स्लैग नहीं मिल रहा, यही हमारा क्रिटिकल पाथ है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, दूसरी डायग्राम्स भी हमारे पास होती हैं जिसे हम एक्टिविटी ऑन नेटवर्क डायग्राम्स कहते हैं या एक्टिविटी ऑन नोड डायग्राम कहते हैं। इसमें नोड्स होते हैं या सर्कल्स या स्क्वेयर्स होते हैं जो हमारी एक्टिविटीज को ज़ाहिर करते हैं, और जो लिंक्स होते हैं वो हमारे इवेंट्स को ज़ाहिर करते हैं। नोड्स हमारी एक्टिविटीज होंगी जिनमें ड्यूरेशन वगैरह स्पेसिफाई होगा, और लिंक्स हमारे जो हैं वो प्रेसिडेंस या सीक्वेंसिंग को ज़ाहिर करेंगे। जो ये एक्टिविटी ऑन नेटवर्क डायग्राम्स जो हैं ये आपको लिटरेचर से मिल जाएंगी, ये हमारे कॉन्टेक्स्ट से अभी बाहर हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग की दूसरी डायग्राम्स भी हैं, जिसमें से आपने मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स बनाना तो आपने पहले ही सीखे हैं, जो कि बार चार्ट्स जो है वो आप एक्सेल वगैरह में बनाते रहे हैं। तो बार चार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए हम गैंट चार्ट्स बनाएंगे, जो कि हमारे प्रोजेक्ट प्लानिंग की या स्केजुलिंग की हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस गैंट चार्ट में हम करेंगे क्या, इसमें हम स्टाफ एलोकेशन कर सकते हैं कि कौन बंदा क्या काम करेगा और कौन सी एक्टिविटी कब शुरू होगी, कब ख़त्म होगी, उसकी क्या ड्यूरेशन होगी, उसके क्या रिसोर्सेज होंगे। तो ये सारा कुछ जो है ये ख़ास किस्म के चार्ट्स हम बनाते हैं जिन्हें गैंट चार्ट्स कहते हैं। गैंट चार्ट होता क्या है? गैंट चार्ट बुनियादी तौर पे एक बार चार्ट है, बड़ा पॉपुलर है, जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इस्तेमाल करते हैं। इस पर एक्टिविटीज़ होती हैं, टास्क्स या इवेंट्स होते हैं जो कि टाइम के अगेंस्ट हम शो कर रहे होते हैं। इसकी बाएं तरफ एक्टिविटीज़ की लिस्ट होती है और इसके ऊपर एक सूटेबल किस्म का टाइम स्केल होता है, और हर एक्टिविटी को एक बार के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, और बार की लंबाई और उस बार की जो उसका मुकाम है यानी पोजीशन और लेंथ जो है वो इस बात की गम्माजी करती है कि ये एक्टिविटी कब शुरू होगी, उसका ड्यूरेशन कितना होगा और एंड डेट उस एक्टिविटी की क्या होगी। गैंट चार्ट की हिस्ट्री यहाँ पे थोड़ी सी आपको बताता चलो। सबसे पहला जो गैंट चार्ट था वो जो 19वीं सदी के आखिर में कैरल एडमैकी ने बनाया था, जो कि एक पोलिश इंजीनियर था, और उसने इसमें मुख्तलिफ किस्म के मैनेजमेंट आइडियाज़ और टेक्निक्स को जो था वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। उसके 15 साल के बाद एक अमेरिकन इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो था हेनरी गैंट, उसने मौजूदा जो वर्जन है इस बार चार्ट का वो उसने वज़ा किया, और फिर ये इतना मकबूल हुआ कि ये आज गैंट चार्ट के नाम से, उसी के नाम से, हेनरी गैंट के नाम से गैंट चार्ट कहलाता है, और उसी के नाम से हम इसको एसोसिएट करते हैं। गैंट चार्ट को इस्तेमाल करते हुए हमें क्या पता चलता है? गैंट चार्ट को इस्तेमाल करते हुए हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितनी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी। नंबर 2, हमें ये पता चलता है कि कब हर एक्टिविटी स्टार्ट होगी और कब ख़त्म होगी। फिर हमें ये पता चलता है कि एक एक्टिविटी कितना लंबा चलेगी, कितनी उसकी स्केजुलिंग है, कब ख़त्म होगी यानी कितनी देर लेगी। फिर हमें ये भी पता चलता है कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो दूसरी एक्टिविटीज़ पर ओवरलैप करेंगी और कितना ओवरलैप करेंगी। यहाँ से भी हम स्लैक निकाल सकते हैं। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, और गैंट चार्ट को पढ़कर हमें ये भी पता चलता है कि प्रोजेक्ट की स्टार्ट और एंड डेट पूरे प्रोजेक्ट की वो क्या है। ये आप एक स्क्रीन पर एक एग्जांपल देख रहे हैं गैंट चार्ट की, जिसमें आप देखें बाएं तरफ जहां माउस आपको नजर आ रहा है नीचे को आता हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 14 तक, ये डियर स्टूडेंट्स ये एक्टिविटीज़ हैं, और एक्टिविटीज़ के आगे
उनके नाम हैं, उनकी ड्यूरेशन है, स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, और आगे ये बार चार्ट में उनके मुख्तलिफ बार्स दिखाए गए हैं। तो इसमें से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो ओवरलैप भी हो रही हैं। तो ये एक मिसाल के तौर पे आपके सामने गैंट चार्ट पेश किया गया है। आप माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट या दूसरे जो इसके मुख्तलिफ टूल्स आते हैं उनमें गैंट चार्ट्स को बना सकते हैं। गैंट चार्ट जो है हमारी जो हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी थी पर्ट एक्टिविटीज़ की, उसका कैसे बनेगा वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं A, B, C, D और H तक, और ये जो दूसरी जो हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हमारी एक्टिविटीज़ और एक्स एक्सिस पर हमारे वीक्स हैं। तो हर एक्टिविटी कितने वीक ले रही है वो बार्स की शक्ल में दिखाया गया है। एक्टिविटी ए 6 हफ्ते लेती है, तो 6 हफ्ते जो है वो पिंक में दिखाए गए हैं, और अगले जो 2 हफ्ते हैं वो स्लैक है हमारा। स्लैक जो है वो ग्रे शक्ल में दिखाया गया है। इसी तरह एक्टिविटी बी 4 हफ्ते लेती है, एक्टिविटी सी 3 हफ्ते लेती है, एक्टिविटी डी 4 हफ्ते लेती है। तो आपको फौरी तौर पे देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें एक्टिविटीज़ कब शुरू हो रही हैं, कब ख़त्म हो रही हैं, और ये जो ग्रे कलर है ये स्लैक को ज़ाहिर कर रहा है। और इसमें ये जो रेड कलर की लाइन जा रही है ये हमारा क्रिटिकल पाथ है, यानी सबसे लंबा रास्ता हमारे प्रोजेक्ट के ख़त्म होने का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपने जो प्रोजेक्ट स्केड्यूलिंग है उसको पढ़ा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी जो मुख्तलिफ इसमें चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।